तो यार आज की इस वीडियो में मैं ब्लू लॉक का चैप्टर 313 कवर करने वाला हूँ, क्योंकि इस चैप्टर के साथ फाइनली अंडर 20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो चुका है और सही में जापान टीम इतना ज्यादा इम्प्रूव कर चुकी है कि नाइजीरिया के अगेंस्ट में एक गोल ऑलमोस्ट कर भी देती, लेकिन सिर्फ एक प्लेयर की वजह से ऐसा होने से रुक गया और वो था ये प्लेयर जिसका की नाम है ओनाजी। और इस वीडियो में मैं ये भी चीज़ एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे जापान आसानी से जीतेगा इस मैच को, अब ऐसा क्यों है और इस चैप्टर में हमें क्या क्या शो करा जाता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट देन कीप वाचिंग। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है प्लेग्राउंड में कुछ बच्चों के फुटबॉल खेलने से, और उन बच्चों में से एक प्लेयर काफी ज्यादा चमक रहा था और उस प्लेयर का नाम था ओनाजी। और इसी रीजन की वजह से बाकी ये जो तीन बच्चे हैं काफी ज्यादा इंस्पायर हो रहे थे इस बच्चे से और होप मानते थे इस बच्चे को किसी भी अपोनेंट के अगेंस्ट में जीतने की। अब ऐसा क्यों है एग्जैक्टली तो मैं इस चैप्टर में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल सीन शिफ्ट होता है अंडर 20 वर्ल्ड कप की तरफ, जिसमें कि ये दोनों कमेंटेटर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड थे अंडर 20 के फर्स्ट मैच के लिए, क्योंकि उनकी खुद की कंट्री टीम इस मैच में खेलने वाली है। और वैसे तो तुम्हें वर्ल्ड कप के रूल्स पता होंगे कि कैसे कैसे टीम से सिलेक्ट होती हैं और कैसे कैसे पूरे टूर्नामेंट में से विनर निकलता है, लेकिन स्टिल जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए शॉर्टकट में बताऊं तो वर्ल्ड कप के लिए 64 कंट्रीज को 16 ग्रुप्स में बांटा जाता है और हर एक ग्रुप में 4 कंट्रीज होती हैं, कंट्रीज की टीम होती है, और वो 4 कंट्रीज का ग्रुप एक दूसरे से राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कम्पीट करता है, जिसमें से एट द एंड 2 टीम सिलेक्ट होती है, जिसकी वजह से तुम कह सकते हो कि जो भी टीम 2 या फिर 2 से ज्यादा मैच जीतेगी वो टीम आगे बढ़ेगी। इसके बाद जब 16 ग्रुप्स में से 32 टीम्स निकलेंगी, उनके बीच में फाइनल टूर्नामेंट होता है और विनर का सिलेक्शन होता है, और इसी के बाद हमें दिखाया था नाइजीरिया और जापान के बीच में किक ऑफ और मैच स्टार्ट होता है। अब क्योंकि स्टार्टिंग में बॉल नाइजीरिया की टीम पे थी तो वो सक्सेसफुली बॉल को लेके आगे बढ़ते हैं, रेन और सागी रोकने की कोशिश करते हैं, बट आसानी से उन दोनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ जाता है नाइजीरिया टीम का कैप्टन, जिसका की नाम था कुसो, जो कि सक्सेसफुली पास करता है बेलो को। अब इस पास को इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो करता बशीरा, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि बेलो काफी अच्छा खासा मिडफील्डर था। इतने में वो भी बॉल पास कर देता है और ये पास था ओनाजी के लिए, जो कि काफी ज्यादा लंबी जंप लगाता है उस बॉल को रिसीव करने के लिए। और भले ही आरव्यू के अकॉर्डिंग ये पास काफी ज्यादा बेकार था, यानी इसे रिसीव करना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन ओनाजी को इस पास को रिसीव करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट आरव्यू भी शॉक हो जाता है क्योंकि वो खुद काफी लंबी लंबी जंप मारता है, लेकिन इस तरीके से जंप के साथ पैरों से बॉल रिसीव करना, ये चीज पहले उसने होते हुए नहीं देखी थी। और अब क्योंकि आरव्यू नहीं रोक सकता था ओनाजी को, तो उसे रोकने पहुंच जाता है जापान टीम का कैप्टन आइकू, जो कि ओनाजी के स्प्रिंग लाइक लेग्स की तारीफ करता है, लेकिन ओनाजी आइकू पे हंसने लग जाता है कि ये कैसे डिफेंड कर रहे हो, इतना बड़ा गैप तो तुमने छोड़ रखा है। और इसी मौके का फायदा उठा के ओनाजी उसी गैप के थ्रू गोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वो गैप छोड़ना और उसी गैप के थ्रू ओनाजी से गोल करवाना, ये सब कुछ ब्लू लॉक के प्लान के अकॉर्डिंग था, यानी जापान टीम के प्लान के अकॉर्डिंग, क्योंकि उस गैप को फिल कर देता निको और गोल होने से रोक लेता। और ये काफी ज्यादा तगड़ा प्ले था यार सही में, क्योंकि जापान टीम को वो नहीं पता था नाइजीरिया के प्लेयर्स कैसे हैं, वो किस तरीके के पैटर्न से खेलते हैं, तो इसलिए उनको रोकने से अच्छा होगा उनको कंट्रोल करना, यानी जहाँ पे तुम उन्हें ले जाना चाहते हो वहाँ पे थोड़े बहुत गैप छोड़ देना, क्योंकि गैप की तलाश में ही वो प्लेयर्स जाएंगे। और यही चीज एग्जैक्टली जापान की टीम ने करी है और वो सक्सेसफुली ऐसा करने में कामयाब होते हैं और गोल होने से रोकने के साथ साथ काउंटर अटैक शुरू कर देते हैं। और मुझे पूरे चांसेस लगते हैं कि ये जो पूरा का पूरा प्ले हुआ है ना, वो सब कुछ कराजू के अकॉर्डिंग ही था। खैर कराजू पास करता है हेयोरी को, हेयोरी सक्सेसफुली 2 प्लेयर्स को चकमा देते हुए रेन को पास करता है, और जहां नाइजीरिया को काफी ज्यादा टाइम लगाता है जापान के गोल तक पहुंचने में, वहीं जापान की टीम सिर्फ कुछ पासेस में ऐसा कर दिखाती है और वो भी काफी ज्यादा फास्ट। और जब रेन के पास बॉल पहुंचती है हेयोरी के थ्रू, तो उसे रोकने काफी सारे प्लेयर्स पहुंचते हैं, लेकिन रेन उन सबको आसानी से ड्रिबलिंग के थ्रू चकमा दे देता है। लेकिन एक डिफेंडर जो कि खुद को काफी बढ़िया प्लेयर समझ रहा था, उससे लगता है कि वो रोक लेगा रेन को, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता और रेन एक तगड़े कर्व शॉट के साथ ऑलमोस्ट गोल कर देता, लेकिन उसे रोकने पहुंच जाता वहां पे ओनाजी। एंड टू बी ऑनेस्ट, उसे वहां पर देख के पूरी की पूरी पब्लिक, सारे कमेंटेटर्स पागल तो हुए जा रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे शॉक्ड कि ये बंदा अभी तो जापान के गोल के पास था और अब
अपने खुद के गोल के पास पहुंच गया और ना सिर्फ पहुंचा है, बंदे ने गोल भी सेव कर लिया है। और इसी गोल के साथ तुम समझ गए होगे कि क्यों ये तीनों बच्चे ओनाजी से इंस्पायर्ड थे। और शायद ओनाजी ही रीजन है कि ये तीनों जो कि अब बड़े हो चुके हैं, अंडर-20 वर्ल्ड कप में नाइजीरिया की तरफ से खेल रहे हैं। क्योंकि शायद इसी बंदे की वजह से इन तीनों को होप है कि वो लोग जीत सकते हैं अंडर-20 वर्ल्ड कप को। खैर, ओनाजी के गोल सेव करने के बाद बॉल हवा में और हमेशा की तरह अपना डीमन किंग इसी मौके की तलाश में था। और अभी तक के पूरे गेम को एनालाइज करने के बाद उसे फुल प्रूफ श्योर विजन दिख चुका था कि वो कैसे जीतेंगे। अब एट द एंड बात रही कि मुझे क्यों ऐसा लगता है कि जापान टीम आसानी से जीतेगी नाइजीरिया के केस में। तो इसमें सबसे पहला रीज़न तो यही है कि हमें नाइजीरिया के प्लेयर्स का पास्ट शो करा जा चुका है। और अगर किसी स्पोर्ट्स मांगा में हमें किसी प्लेयर का या फिर बोलूँ किसी टीम का पास्ट दिखाया जा रहा है, तो यूँ समझ लो या तो वो टीम बाहर होने वाली है किसी भी तरीके के टूर्नामेंट से, या फिर हारने वाली है। और जिस तरीके से नाइजीरिया का अटैक और जापान टीम का काउंटर हुआ है, साफ साफ दिखता है नाइजीरिया की प्लेयर्स की स्किल्स और जापान की प्लेयर्स की स्किल्स में कितना बड़ा डिफरेंस है। और ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि जापान के सारे प्लेयर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्लू प्लेयर्स हैं और उन सभी में काफ़ी तगड़ा पोटेंशियल है। बट नाइजीरिया में सिर्फ हमें 4 प्लेयर्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उनमें से भी सिर्फ एक ही प्लेयर तगड़ा लग रहा है। तो इसलिए यार, सिर्फ एक प्लेयर कितना भी ज़्यादा मुशक्क़त क्यों ना कर ले, अटैकिंग कर ले, डिफेंडिंग कर ले, सारी चीज़ें एक साथ कर ले, बट पूरी की पूरी टीम के सामने थोड़ी टिक सकता है, वो भी ब्लू के प्लेयर्स की टीम के सामने। इसलिए मुझे तो ये भी लगता है कि नाइजीरिया की टीम इतनी जल्दी हारेगी कि ये मैच सिर्फ 2, 3 या मैक्स टू मैक्स 4 चैप्टर में ख़त्म हो जाएगा। इनफैक्ट मुझे तो ये भी लगता है कि ब्लू के प्लेयर्स ने जो स्पेशल ट्रेनिंग करी है ना, उन ट्रेनिंग्स को भी रिवील नहीं करा जाएगा शायद इस मैच में, या फिर हो सकता है सिर्फ 1 या 2 प्लेयर्स की ही ट्रेनिंग को रिवील करा जाए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ज़्यादा कुछ नहीं शो करा जाएगा। बाकी तुम्हारा क्या कहना है इस चैप्टर के बारे में, तुम्हें कैसा लगा और क्या लगता है तुम्हें कि आगे क्या होगा, ये सब कुछ बताओ मुझे कमेंट में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में और भागो।